अभी तक जो जानकारी मिली है, 3-4 सीट जो हैं उनके परिणाम चुनाव आयोग ने घोषित कर दिए हैं। आज का जो चुनाव परिणाम है वो निश्चित ही हैरान करने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल सबको झुठलाता हुआ ये चुनाव परिणाम जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। और जबकि अभी तक यही कहा जा रहा था कि ये चुनाव जो है वो कांग्रेस के पक्ष में होने वाला है। तो थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं आज के परिणामों पर, बात करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं फिर से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान। डॉक्टर धीमान जी, आज के चुनाव परिणाम को लेकर क्या कहेंगे आप, जो परिणामों में बदल रहा है अब जो रुझान थे? शर्मा जी, जो हमारे श्रोतागण हैं उनको एक नई पिक्चर, एक नई जानकारी इस रूप में दिखाने की ज़रूरत है और सुनने की ज़रूरत है। हरियाणा विधानसभा 2024 के जो अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं या रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, जो अभी तक काउंटिंग हो चुकी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 39.78% वोट मिला है और कांग्रेस को 39.65, मतलब 0.13 का डिफरेंस है। लेकिन 0.13 का डिफरेंस सीटों में कितना कन्वर्ट हो रहा है? 12 और 13 सीटों का अंतर पड़ गया है, सिर्फ 0.1% से। हाँ, 0.17 जो 0.15% है। ये इसलिए बताने की जरूरत है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी हरियाणा में वोट लेके गई है परसेंटेज, वो आईएनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन था उसको, उसमें से बीएसपी जितनी सीटों पे खड़ी थी उसको पड़े हैं 1.67% और आईएनएलडी को पड़े हैं 4.32। तो इसको अगर जोड़ लिया जाए 5.5, 4 और 1 5 और 6% के आसपास ये मान के चलो कि इसको वोट पड़ा है। ये जो टोटल वोट पड़ा है ये एंटी कांग्रेस पड़ा है। कांग्रेस की लुटिया डुबोने में इस का बड़ा योगदान रहा है और आम आदमी पार्टी को 1.7 से, जो जैसे हम पहले मान रहे थे कि इतना वोट आएगा, 1.76% उसका पड़ा है। इसमें से भी वो जो 2-3 कैंडिडेट जो मैंने पहले बताए थे उनका व्यक्तिगत वोट भी था, वो शामिल था इसमें। इन्होंने तीनों ने मिलके, बसपा, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी ने जो 0.17 का जो डिफरेंस था उसको खा गई है। और आज जो पहले कह रहे थे सब एग्जिट पोल, सभी सर्वे, सब लोग फेल हो गए। कांग्रेस को जो 60-55 सीटों तक की बताई जा रही थी और बीजेपी को 30-32 तक मैक्सिमम लेके जा रहे थे, ये उल्ट हो गया। एक तो ये प्रतिशत बताने की जरूरत थी। दूसरा प्रतिशत बताने की क्या जरूरत थी? हरियाणा में जो चलता आज तक चलता आया है, जो इस 2024 के विधानसभा चुनाव में लग रहा था, दिख रहा था, जिसमें सब लोगों का आकलन एक तरफ था कि जाट लैंड के जो 4 जिले हैं, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और जींद और हिसार भी उसको मान लेते हैं, इन 5 जिलों में बीजेपी को ना के बराबर वोट आएगी या ना के बराबर सीटें मिलेंगी। लेकिन हुआ इसके उल्ट। इसलिए सबके आकलन फेल करने में जो सबसे बड़ा फैक्टर काम वो है इन 5 जिलों का। सोनीपत जिले का तो कोई मान भी सकता, जो ओल्ड रोहतक जिला जिसको बोलते हैं, हुड्डा साहब का गढ़ माना जाता था, वहां से 1 सीट पे कांग्रेस जीत रही है। 5 सीटों पे कांग्रेस हार रही है, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट है गन्नौर से, जो टिकट मांग रहा था, टिकट नहीं मिली, देवेंद्र कादियान, वो सीट जीत रहे हैं। और 4 पे फिर बीजेपी। पवन खरखोदा, जो कि खरखोदा विधानसभा आरक्षित सीट है, वहां से बीजेपी का ये जो कैंडिडेट था पवन खरखोदा, वो पहले पिछले चुनाव में इंडिपेंडेंट था या किसी दूसरी पार्टी से था, जो कि बीजेपी में शामिल हुआ और वो बहुत वोट लेके गया था। ये जो रोहतक की तो बच गई सीट चारों, अभी तक जैसा अभी लग रहा है लेटेस्ट। हाँ। लेकिन सोनीपत की 6 में से 1 सीट आना, 5 सीटें तो ये चली गई। ऐसी जींद की सीटें थी, उसमें भी उतना जितना वोट आना चाहिए था उतना नहीं आया। हिसार में भी आपकी 7 सीटों में से सिर्फ नारनौंद और उकुलाना सीट ये बीजेपी को जा रही, कांग्रेस को जा रही है। 5 सीटों पे आपका खत्म हो रहा काम। 5 वो, 5 ये सोनीपत वाली। और जींद वाली को भी आप ये मान सकते हैं कि जींद की नरवाना सीट थी, वो भी कांग्रेस की, क्योंकि सुरजेवाला ने उसको टिकट दिलवाई थी, जो नरवाना से कांग्रेस कैंडिडेट था, वो तो तीसरे नंबर पे जा रहा है। तो ये जो 5 और 5 10 और 1 11 सीट कांग्रेस की, बीजेपी की ज्यादा चलेगी, कांग्रेस की कम होगी।
इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो वो आंकड़ा जो सब लोगों को लग रहा था कि बीजेपी की सीट नहीं आएंगी, उतनी सरकार नहीं बना पाएगी, कांग्रेस बना पाएगी, तो ये सीट में उसमें परिवर्तन होता। लेकिन फिर भी बीजेपी उतना नीचे नहीं जाती जितना एग्जिट पोल दिखा रहे थे 10 सीटों के परिवर्तन। तो 50 पे तो अभी भी रुझान जो है बता रहे हैं क्या, क्योंकि आकलन जो है ना, अभी चुनाव आयोग 47 पे बता रहा है, तो वो क्योंकि बहुत कम सीटों की 3-4 सीटों में ऐसा है जिसमें 5 दिन कभी बीजेपी आगे चले जाती है, कभी कांग्रेस या कोई और बंदा आगे नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। डिक्लेयर भी हो गई, यहाँ 8 सीट शायद अब डिक्लेयर चुनाव आयोग ने कर दी है। अब तो धीरे धीरे सारे लोग डिक्लेयर हो गए, अभी कागजों में होंगी ऑब्वियसली, अनऑफिशियली तो नहीं, मौके पे कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी अपडेट होना है। तो जो ये जो बीजेपी का जो या हरियाणा में कांग्रेस का उल्टफेर हुआ है, या सब के आकलन धरे रह गए हैं, इसके पीछे जाटलैंड से बीजेपी को वोट बैंक मिलना 1, 2 जाटलैंड एरिया से वोटों का ध्रुवीकरण ना होके बंट जाना, आईएनएलडी बसपा की तरफ चले जाना, या कांग्रेस को ना जाके कुछ बीजेपी के पास भी चले जाना, या जो गैर जाट मतदाता था जिसको ओबीसी का एक प्रमुखता से बीजेपी अपना क्लेम भी करती है कि हम ओबीसी की वोट पे बनते हैं, ओबीसी की सरकार है, ओबीसी का मुख्यमंत्री है, तो इन सीटों पे भी जो ऐसे मतदाता थे चुप रहे, रिएक्ट नहीं किया और वोट के रूप में बीजेपी को वोट दे दी ईवीएम में। ये एक और बड़ा कारण जिसको मैं मानता था, पानीपत सिटी, पानीपत ग्रामीण, इनको तो मान रहे थे शायद इनमें बीजेपी जीतेगी, क्योंकि महिपाल टांडा वर्तमान मंत्री जो हैं वो पानीपत ग्रामीण से हैं, लेकिन इसराना और समालखा में पुराना जो एमएलए है धर्म सिंह चोकर, ईडी की रेड पड़ रही है, होगा उनके पर गिरफ्तारी के विवरण के हैं। ये लग रहा था ये 2 सीटें तो जीतेंगी, लेकिन वो दोनों भी, पानीपत जिला भी उठ गया, साफ हो गया। पानीपत के साथ साथ करनाल जिला में, मतलब पूरी करनाल लोकसभा सीट, पूरी जीटी रोड बेल्ट थी और कुरुक्षेत्र छोड़ दिया जाए तो लगभग क्लीन स्वीप नहीं। जीटी रोड बेल्ट में देखो अंबाला भी आएगा, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, ये इसको सीट वाइज मान के चलना पड़ेगा, कहां से कौन सी सीट पे क्या आकलन रहा। हर सीट का एक अपना अलग से मतलब है। करनाल लोकसभा सीट में 4 पानीपत की, 5 करनाल की थी, वो क्लीन स्वीप है बीजेपी की। ये लोकसभा में भी क्लीन स्वीप थी, ये 2019 में भी क्लीन स्वीप थी, एक असंध की सीट इधर आई थी, एक निर्दलीय नीलोखेड़ी से 2019 में बनना था, नहीं तो ये बीजेपी की सीट जाती रही। और उसका कारण ये रहा कि आज हरियाणा इतिहास रच रहा है और बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। ये अभी निर्वाचन आयोग से जो कुछ आंकड़े हैं जी, कि पंचकुला की कालका सीट जो है वो बीजेपी ने जीत ली है, और पंचकुला जिले की जो पंचकुला विधानसभा सीट है उस पे कांग्रेस के चंद्रमोहन जो है वो विजयी रहे हैं। इसी तरह नारायणगढ़ भी कांग्रेस के खाते में ही गई है, जैसा कि माना भी जा रहा था कि नारायणगढ़ पे कांग्रेस ही जीतेगी। और अंबाला छावनी में अभी बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, जाके हैं, और कांग्रेस जो अंबाला सिटी में बढ़त बनाए हुए हैं, और मुलाना सीट भी कांग्रेस ने जीत ली है, उनकी सीट मानी भी जाती है। और यमुनानगर के सडौरा और जगाधरी जो हैं दोनों जगह पे कांग्रेस आगे है, और जबकि यमुनानगर और दौर में बीजेपी आगे है। इसी तरह कुरुक्षेत्र के लाडवा में जो है वो बीजेपी आगे है, मुख्यमंत्री की सीट है वो आगे चल रहे हैं, नायब सिंह सैनी वो जीत रहे हैं। तो शाहबाद, थानेसर और पेहोवा जो तीनों सीटें हैं, शाहबाद जो आरक्षित सीट है, ये तीनों सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है। ये तो कुरुक्षेत्र जिले में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन है। हाँ, इसमें लाडवा में अगर मुख्यमंत्री ना होते तो ये भी सीट जाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, ये 4 जिले हैं जिसको नॉर्थ हरियाणा बोलते हैं। हालांकि इसमें करनाल भी आ जाता है, पानीपत भी आता है, लेकिन वो सीटें अगर उसको बाहर कर दिए, कैथल भी इसमें आ जाता है। कैथल की भी अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग 4 सीटें। दिमान साहब, पानीपत से हम अपने संवाददाता के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ की जानकारी लेते हैं। विनोद, सुन पा रहे हो मेरे को? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अच्छा विनोद, कोई परिणाम घोषित हुआ आपके जिले में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का? बिल्कुल, केवल औपचारिकता रह रही है, और अगर जो देखा जाए तो चारों विधानसभाओं में कमल खिलने जा रहा है। और पानीपत सिटी की यदि बात करें तो यहाँ पर अब तक जो प्रमोद कुमार विज है जो 35,348 वोटों से आगे चल रहे हैं, और उनको कड़ी टक्कर जो दी है वीरेंद्र कुमार शाह ने, जो
इसमें अगर जो बात करें तो 35,348 के माइनस में चल रहे हैं। और इसी तरह अगर जो हमें महिपाल ढंडा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से है और काफी बढ़त बना हुए हैं और 47,045 वोटों से ये आगे चल रहे हैं और तकरीबन औपचारिकता घोषणा रही है, तकरीबन ये जीत चुके हैं। औपचारिक घोषणा भी बाकी है, वैसे जीतते हुए नजर आ रहे हैं आपके बिल्कुल पानीपत की सभी, पानीपत जिले की सभी सीटों से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसराना, संभालका, पानीपत ग्रामीण और शहरी चारों विधानसभा से बीजेपी शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई है और जीतने के पूरे आसार रहेंगे। विनोद, हमारे साथ डॉक्टर धीमान है स्टूडियो में, वो आपसे कुछ जानना चाहेंगे। विनोद जी, पहले लग रहा था कि पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहरी ये तो बीजेपी को जा सकती हैं। बिल्कुल इसराना और समालके के बारे में ऐसा आकलन आ रहा था कि शायद वहां कांग्रेस जीत सकती है, मतलब क्लियर नहीं थी, लेकिन ये कहते शायद एज हो सकता है। तो ये क्या एकदम से ऐसा लगा कि पानीपत की भी दोनों सीटें, वो दो तो पहले बीजेपी को जा रही थी, दूसरी बची हुई सीटें इसराना और समालका ये भी चलेगी कांग्रेस को, बीजेपी की चलेगी और कांग्रेस हार गई। तो यहाँ पर कृष्णलाल पवार ने यहाँ से काफी बढ़त शुरुआत से बनाई थी। और बात अगर जो करे तो कांग्रेस का शुरुआत में थी बात, लेकिन जो जनता है उन्होंने पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और तकरीबन यहाँ से 13,895 से एक बड़ी लीड शुरुआत से ही कृष्णलाल पवार को दी है। और जो बलबीर सिंह वाल्मीकि को इन्होंने जो है बात करें तो 13,895 से ये इसमें शिकस्त दी है। तो अब तक का जो तीसरे नंबर पे कौन रहा इसराना में? इसराना में अगर जो तीसरे नंबर पे करे तो राकेश सरोवा है और जो उसको कितनी वोट मिली है? 4283 कुल वोटे। अच्छा है इसके। ये तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था इसराना तो। हाँ, और अगर जो संभालका की बात करते हैं हम, संभालके के अंदर जो ये जो मनमोहन बढ़ाना है शुरुआत बनाए हुए हैं, 18,918 से ये आगे चल रही है। और इनका जो कड़ा मुकाबला इन्होंने दिए धर्म सिंह छोकर है जो कांग्रेस से, जो इनको 18,918 से दिए। और तीसरे नंबर की बात करें तो आजाद उम्मीदवार जो पूर्व विधायक भी रह चुके रविंद्र मछरौली को, इनको 58,396 से जो ये माइनस से बिल्कुल शिकस्त दी है। मछरौली को कितनी वोट पड़ी? मछरौली को यदि हम बात करें तो 20,505 अब तक ये। तो मछरौली हार का कारण, धर्म सिंह छोकर के हार का कारण मछरौली भी बना। हम बिल्कुल देखिए, अगर जो धर्म सिंह छोकर का बात करा, जो इन पर अगर जो हुड्डा के साथ के जो पीछे काफी घटनाएं भी चली थी, अखबारों में सुर्खियों में भी था, लेकिन उसके बावजूद भी जो मनमोहन बढ़ाना जो अवतार सिंह बढ़ाना के ही परिवार से है उनके लड़के, तो उनको शुरुआत से ही ये लोगों ने यहाँ पर बढ़त बनाई है। ठीक है विनोद, हम समझ गए कि स्थिति क्या है आपके पानीपत में, बीजेपी जीत रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, हमारे साथ अभी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अम्बाला से, मनोज सब्रवाल। मनोज, मेरे को सुन पा रहे हो? हाँ जी सुन पा रहा हूँ सर। तो क्या स्थिति है तुम्हारे अम्बाला जिले में जो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं उनकी? हाँ सर, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो मुलाना विधानसभा क्षेत्र है, मुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा चौधरी जो है लगभग यहाँ पर सभी गिनती जो है समाप्त हो चुकी है और सिर्फ बैलेट पेपर की जो है गिनती वो चल रही है और 12,678 वोटों से जो है पूजा चौधरी इस समय आगे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है दिनेश गोयल, वरिष्ठ पत्रकार, वो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। जी, ये अम्बाला में मतलब कि कितनी सीटें आ रही हैं? अम्बाला शहर की 4 सीटें। अम्बाला जिले की जो 4 सीटें हैं, 4 में से जो है 3 सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में पड़ती हुई दिखाई दे रही है और जबकि 1 सीट जो है भाजपा के पास जाने की। 3 कौन सी सीटें हैं जो कांग्रेस जहां जीत रही है? कांग्रेस जीत रही है इस समय नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से शैली चौधरी जीत रही है। मुलाना विधानसभा क्षेत्र से की बात करें तो यहाँ से सांसद वरुण मुलाना की पत्नी है पूजा चौधरी, वो जीत रही हैं। और अम्बाला शहर से बात करें, निर्मल सिंह कांग्रेस प्रत्याशी। तो ये अपना अनिल विज जी कितनी बढ़त बनाए हुए हैं? अनिल विज जी की लगभग इस समय 5,000 की बढ़त चल रही है और अभी 11 राउंड है। कितने राउंड बाकी हैं अभी एक मतगणना के? 4 राउंड के भी और गिनती बाकी है। 4 राउंड के, ठीक है, धन्यवाद मनोज। धन्यवाद। हाँ धीमान से,
ये कैथल के भी हैं, गोला और कलायत। कैथल में जो है वो कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, मतलब सुरजेवाला सुरजेवाला तो शायद डिक्लेयर हो गए हैं, सुरजेवाला ऑफिशियली यहाँ डिक्लेयर होना होगा हाँ इलेक्शन की ऑफिशियली वेबसाइट पे, डिक्लेयर लेकिन नहीं वहाँ हुआ, डिक्लेयर हो गए हैं, डिक्लेयर हो गए। वो जीत तो गए हैं। कुंडली से बीजेपी जीत रही है वहां से। तो अभी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई हैं चीजें, लेकिन फिर भी बीजेपी अभी 50 सीटों पर है, 50, 49, 50, 50 51 पे ऐसे चल रही है। और ये बीजेपी के लिए तो एक बड़ा गेन है, लगभग 10 सीटों का। और कांग्रेस जो है 35 सीटों पे है, तो कुछ सीटें कांग्रेस की, 4 सीटें बड़ी लगती हैं। अश्विनी जी, पर इसमें बड़ी बात यह है, कांग्रेस अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए 2:30 बज गए हैं, सुबह से लगातार बीजेपी जो है बढ़त बनाए हुए है। परिणाम में भी जो सीटों का परिणाम आ रहा है उसमें भी बीजेपी जीत रही है, और तब भी कांग्रेस जो है अभी भी अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जितने कांग्रेस लीडरों का अभी तक बयान आया है, या जितने कांग्रेस लीडर अभी तक टीवी चैनलों पर बोले हैं, सभी ने ये कहा है कि अभी आप इंतजार कीजिए। मतलब इसका मतलब ये है, उनको अभी भी उम्मीद है कि शायद कुछ लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंज हो दिनेश सकता जी, है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस निर्वाचन आयोग के पास भी गई है। उनको लग रहा है कि आंकड़े स्लो जारी किए जा रहे हैं, जो सीट्स का डिक्लेयर नहीं की जा रही, कांग्रेस जीती हुई है, वो बाद में डिक्लेयर होंगी। तो ये सब बातें चल रही हैं। तो हार सच में उनके बयान जो हैं वो यही आ रहे हैं कि अंत में जो है जीत हमारी होगी। तो मेरे पास कुछ रुझान और आए हैं, और 1-2 सीट भी डिक्लेयर हुई हैं। जो खरखोदा सीट है सोनीपत की ना, वो बीजेपी ने जीत ली है, ये रक्षित सीट है। और इसी तरह जींद की सफीदो सीट भी बीजेपी ने जीत ली है। जुलाना सीट है जींद की, वो कांग्रेस की झोली में गई है, जबकि सोनीपत की जो गन्नौर सीट है वो इंडिपेंडेंट के खाते में गई है। तो अभी नीलोखेड़ी में, इंद्री में, करनाल में, घरौंदा में, असंध में, पानीपत ग्रामीण, पानीपत, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया भी था, पानीपत शहर, इसराना, समालखा, सब जगह बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और इसी तरह सोनीपत के राई में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। गोहाना, गोहाना में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, सोनीपत में भी बढ़त बनाए हुए है। हाँ, बड़ौदा में कांग्रेस आगे है। तो ये हमारे पास जो लेटेस्ट स्थिति है। तो ये धीमान साहब, ये कांग्रेस ने अभी तक हार स्वीकार नहीं की है, जैसे सही बात। वो थोड़ा सच्चाई स्वीकार करना मुश्किल होता है, कर लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हमें 40 तक पहुंच जाए और बीजेपी घट के वो भी 40 पे आ जाएगी आसपास, ऐसे सोच रहे हैं। इसकी कोई संभावना नहीं लग रही है। 3, 4, 5 सीटें ऐसी हैं जो हमारी ऊपर नीचे हो रही हैं, या जिनके राउंड में। हाँ, तो ये जो आपको मैं बता रहा था कि कांग्रेस किसी भी, ये जो हमारे पास हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई लीडर नहीं मान के राजी, कांग्रेस के ऑफिस से ढोल नगाड़े वाले चलेंगे वापस। स्वीकार सच्चाई इसलिए नहीं करी जा सकती, वो सोच रहे थे सरकार बनाएंगे, और अब हार के बैठ गए हैं, सरकार बन नहीं रही है, तीसरी दफ़ा सत्ता से बाहर हो रहे हैं। और बीजेपी के लीडर्स ये दावा करते रहे हैं आज तक कि जिस राज्य से एक बार कांग्रेस की सरकार चली जाए वो मुड़ के वापस नहीं आती है। हरियाणा में तीसरी दफ़ा का मतलब 15 साल से सत्ता से बाहर होना कांग्रेस का, और कांग्रेस की इन फाइटिंग जो इस चुनाव में भी खुल के आई, 2019 के चुनाव में भी खुल के आई थी, 14 के चुनाव में भी खुल के आई थी। पर 14 के चुनाव में क्योंकि तो दादन चीफ मिनिस्टर पूरा हाथ दिया हुआ था, इसलिए उसमें ज़्यादा नहीं था। लेकिन 10 साल से किसी राष्ट्रीय दल का प्रदेश में संगठन ना होना, और इतनी इन फाइटिंग हो गए कि संगठन भी ना बनने देना, एक दूसरे के सिफारिश से जो मिली कैंडिडेट्स को जो टिकटें उनका विरोध करना या साइलेंट हो जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि वो पार्टी कैसे सत्ता में आ सकती है। लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे, ये सब बोला जा रहा था। ये इसलिए बोला जा रहा था कि लोग एंटी इनकम्बेंसी से जो लोग दुखी थे, बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहते थे, सिर्फ वो बोल रहे थे। बीजेपी के वर्कर्स नीचे तक काम करते रहे और कांग्रेस के हवा में उड़ते रहे। कांग्रेस के 8 से 12 कैंडिडेट ऐसे थे जो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे, जो कह रहे थे कि हम तो जीत गए, जिन्होंने ना तो चुनाव प्रचार किया, ना उस तरीके से चुनाव प्रचार के अंदर गए, ना मीडिया से कोई बात की, ना उसका कोई लेना देना। इसलिए वो धरातल पे हवा में उड़ के चले गए। आज की डेट में जो एक बड़ा विषय जहां पर चुनाव ठीक ढंग से लड़े गए, आदमपुर में गढ़ था बजरंग दल का,
उनके पुत्र जो हैं भवेश बिश्नोई, उनको सामने कांग्रेस ने एक रिटायर्ड आईएएस को जो उतार जांगड़ा दी। है उसको दे दी टिकट। कितना कम मार्जिन है दोनों के बीच में, ये नोट करने वाले, मतलब खाली कांग्रेस के लिए सोच की बात है, ये ये बीजेपी के लिए भी सोचने की बात अभी है। बयान की बात हो रही थी, कांग्रेस के बयान में, तभी कुमारी शैलजा का एक बयान आया है कि चूक हो गई आकलन करने में। उस साथ में उन्होंने वो जो ऐसा कि अक्सर होता ही है कि शायद जब बीजेपी ने कोई खेल कर दिया, तो कुल मिला के कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं हार स्वीकार करती हुई नजर आ रही हैं। उसने कहा कि चुनाव के नतीजे आते हैं अंतिम, तो फिर मंथन करेंगे। तो आपकी बात ठीक है, धीरे धीरे ये स्वीकार कर। तो अभी चलते हैं करनाल हमारे संवाददाता के पास, उससे लेते हैं करनाल की जानकारी। तो हाँ, कौन? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। करनाल में हो आप? कहाँ पे हो इस टाइम? मतगणना के अंदर पे हो? हाँ, काउंटिंग सेंटर के अंदर हूँ सर मैं। तो क्या सीन है वहाँ पे, क्या स्थिति है? करनाल में सर 5 सीटें बीजेपी जीतने की स्थिति में है, और एक डिक्लेयर हो चुकी है, घरोंडा डिक्लेयर हो गई है। हाँ, घरोंडा डिक्लेयर हो गया है सर। तो और बाकी करनाल में भी 31,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहा है बीजेपी का प्रत्याशी। अच्छा, तो ये किसको गई है घरोंडा? तो हरविंदर कल्याण होंगे ना वहां से। हेलो। हाँ, मैं कहा सीट का बताते भी जाओ ना, किसने जीती है, कौन आगे बढ़ रहा है? हाँ, घरोंडा से बीजेपी का प्रत्याशी है हरविंदर कल्याण, वो जीत गए हैं जी। और हाँ जी, और करनाल से 31,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं जगमोहन आनंद, कांग्रेस के प्रत्याशी सुमिता सिंह से। अच्छा। हाँ, और इंद्री से भी जो है राम कुमार कश्यप हैं बीजेपी के प्रत्याशी, वो कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश कंबोज से करीब 5,500 वोटों से आगे हैं। अच्छा, तो नीलोखेड़ी की क्या स्थिति है? नीलोखेड़ी में भी सर, हाँ, नीलोखेड़ी में भी 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं कबीरपंथी, भगवान दास कबीरपंथी। और असंध? और असंध से टक्कर है काफी, लेकिन अभी भी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं युगेंद्र राणा, वो कांग्रेस के शमशेर सिंह गोकी हैं जो विधायक भी थे, उनसे आगे चल रहे हैं। तो अभी कितने राउंड बाकी हैं मतगणना के? सर असंध में ही है थोड़े से राउंड, बाकी जगह तो लगभग 1-2 राउंड की गिनती बाकी रह गई है। बाकी असंध में भी 5 राउंड और बाकी जगह पे 2 या 3 राउंड है, या किसी में 1 राउंड है। तो करनाल जैसे करनाल प्रॉपर में 2 राउंड और रह गए हैं। ठीक है, धन्यवाद पवन। तो अभी हमारे पास जो और कुछ आंकड़े मिले हैं निर्वाचन आयोग से, जींद में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस के जो है वो चन्ना कला में आगे चल रही है, नरवाना में और फतेहाबाद में बीजेपी आगे चल रही है। वहीं टोहाना में कांग्रेस आगे चल रही है, रतिया में भी कांग्रेस आगे चल रही है, कल्ला वाली, डब वाली, ये दोनों सीटों पर भी कांग्रेस आगे है, और सिरसा एलनाबाद में भी कांग्रेस आगे है। मतलब एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला वो तो बहुत डिफरेंस होगा, वो पीछे चले गए हैं। भरत सिंह बैनवाल जीत रहे हैं वहां से। हाँ, और रनिया में जो है, रनिया में वहाँ है अजय चौटाला है, वो अभी भी आगे, अर्जुन चौटाला है, अभय सिंह के बेटे, अभय सिंह के बेटे जो हैं, ये जीत रहे हैं, जीतेंगे वहां से। जो डिफरेंस है वो काफी है। तो ये परिणाम काफी उथल पुथल लग रही है। सिरसा का चुनाव तो लगभग ठीक लग रहा था, वो उसमें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो जो आ रहा है वो हिसार, सोनीपत, रोहतक का तो लगभग सेम है। जींद का सफेदों का कमाल हो गए हैं। रामकुमार गौतम वहां से नारनौंद से लड़ते थे, वहां से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दी, बीजेपी में शामिल हुए, जेजेपी से पिछली दफा एमएलए बने थे, कैप्टन अभिमन्यु को हरा के उनको सफेदों भेज दिया और वो सफेदों से जीत गए, आउटसाइडर, जबकि वहां पर सिटिंग एमएलए कांग्रेस का। लेकिन सफेदों की कहानी ऐसी है कि वहां पर ब्राह्मण समुदाय एक बहुत बड़ा वर्ग है, चंक वोट, वो एक तरफा जाता है। ब्राह्मण समुदाय के प्रति उनकी भावना रहती है। और जो वहाँ के वर्तमान विधायक थे और वर्तमान एमपी सतपाल ब्रह्मचारी, वो उसी एरिया से हैं, गांगुली गांव से हैं जहाँ से एमएलए थे। लेकिन रामकुमार गौतम दूसरे पड़ोस वाले नारनौंद से आके वहाँ पर लड़े और जीत गए। ये जो सिनेरियो लग रहा है, ये जुलाना और सफेदों, ये सोनीपत विधानसभा लोकसभा का हिस्सा बनता है। और ये वहाँ पर भी तब भी पिछले लोकसभा में भी ये जो पार्टी सोनीपत वाली जो लोकसभा सीट है जिसपे बीजेपी काम करती रही है, बीजेपी के एमपी भी एक बार वहाँ से किशन सिंह सांगवान वहाँ पर, मतलब एक बार जब पूरे उसमें कांग्रेस की सीटें आई थी ज़्यादा, बीजेपी की एक सीट आई थी तो वो उनकी आई थी, किशन सिंह सांगवान की, वो भी सोनीपत सीट है। तो सोनीपत अब कांग्रेस के लिए 2-3 बातें देखने की हैं। किरण चौधरी चली गई
उनसे भिवानी में, महेंद्रगढ़ में नुकसान हुआ कांग्रेस को, दादरी में। अब कुमारी शैलजा नाराज रहीं, चुनाव प्रचार नहीं किया, दलितों का इशू बीजेपी ने उठाया, उसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो जाटलैंड के साथ जो दूसरा नॉन जाट वोट था वो बीजेपी को जाता हुआ दिखाई दिया, अब चल रहा है, सामने दिख रहा है। हिसार में, सिरसा में और अंबाला में यहाँ पर कुमारी शैलजा ज़्यादा कंसंट्रेट करती थी, क्योंकि अंबाला से भी एमपी रही हैं, सिरसा से रही हैं, और हिसार में तो रेजिडेंस है ही। उकुलाना उनका हिसार में पड़ता है, उकुलाना से खुद भी लड़ना चाहती थी, वो अलग बात है। अभी कहा भी है उन्होंने, अभी एक चैनल से बात कर रही थी तो कुमारी शैलजा ने कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहती थी विधानसभा का। हाँ, और जिस सीट से लड़ना चाहती थी उसी सीट से कांग्रेस के नरेश सेलवाल, जो कि पहले कभी कुमारी शैलजा के खेमे के होते थे, बाद में हुड्डा साहब के खेमे में चले गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट दिलवाई और वो जीत रहे हैं उकुलाना सीट। एक नॉन सीट है जो उनको जीत रहे हैं जो। गोयल साहब, ये देखिए, हमें जब कारणों की बात होती है तो ऐसा एक बन रही है पीछे सामने आज के परिणामों को देखकर जो रुझान अभी तक मिले हैं कि कांग्रेस का जो है, एक तो जो उनके अंदर की जो गुटबाजी थी, बिल्कुल, और दूसरा कुमारी शैलजा को थोड़ा किनारे करना जी, और थोड़ा एक समुदाय के वोट पर ज्यादा निर्भर करना, बिल्कुल, और ये सब जो चीजें हैं वो शायद मुद्दों को कहीं दबा गई और उनका नुकसान कर गई। तो अभी गुरुग्राम से चलते हैं अपने संवाददाता के जी, पास। जी, जी। कैलाश, सुन पा रहे हो मेरे पास? जी सुन पा रहा हूँ सर, सुन पा रहा हूँ। हाँ कैलाश, क्या है गुरुग्राम में, क्या स्थिति है? गुरुग्राम में अभी जो टोटल राउंड में 12 राउंड, ऊंचा बोलो जरा। हेलो, क्या स्थिति है? राउंड की उसमें अभी तक काउंटिंग में करीबन 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं मुकेश शर्मा अपने प्रतिद्वंदी जो है। तुम्हारा जो मतगणना केंद्र है यहाँ कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी की हो रही है? ये 3 की हो रही है सर, सोहना। तो कुछ और क्या रुझान या परिणाम है कुछ आपके पास? परिणाम अभी तक नहीं है सर, अभी राउंड पूरे नहीं हुए हैं। तो रुझान है, तो रुझान में कौन सी पार्टी आगे है? बीजेपी, गुरुग्राम से बीजेपी आगे है 20,000 वोटों से जी। और ये बादशाहपुर से करीबन 33,000 वोटों से आगे चल रहे हैं राव नरवीर सिंह, और सोना से तंवर है, तेजपाल तंवर है, वो आगे चल रहे हैं। वो किस पार्टी के हैं? बीजेपी से, बीजेपी के ही लोग आगे चल रहे हैं। और पटौदी से भी बीजेपी की है, वो आगे चल रही है, आगे चल रहे हैं। तो ठीक है, आप नजर बनाए रखो, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। तो पानीपत में वो गुरुग्राम में भी बता रहे 4 सीटों पे बीजेपी। जैसा हमने सुबह से हमने इसको डिस्कस किया कि जो अर्बन वोट पे जो पहले सुबह से मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी का अर्बन वोट वो कंसंट्रेट है। बीजेपी की कोई सी भी सीट उठा लो, इवन के पंचकुला भी सीट पे अगर जो डिफरेंस है चंद्रमोहन वाला और ज्ञानचंद गुप्ता का, वो बहुत कम है। इसमें कुछ कंस्टिट्यूएंसी में कुछ गांव के एरिया के लोग हैं, लेकिन कोई भी सीट शहरी उस सीट उठा के देख लो, जो प्योर सीट है शहरी, वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं पूरे हरियाणा में कभी भी। इवन के जिसके साथ रूरल भी लगता है, यमुनानगर जो जगाधरी का पार्ट है कमलपाल गुर्जर वाला, उसके साथ एक बहुत गांव लगता है, मुस्लिम वोट है, अकरम खान मुस्लिम समुदाय से हैं, वहां से इसलिए वो बीजेपी पीछे है क्योंकि उसके साथ रूरल वोट बहुत ज्यादा है। सिटी जगाधरी का जो है वो छोटा है, वो थोड़ा कम है तो है, लेकिन है आबादी कम है कंपैरेटिव। और उसमें दूसरा जो कैंडिडेट खड़ा है आम आदमी पार्टी का आदर्श कुमार, वो आदर्श पाल सिंह जो है वो सिटी में रहता है जगाधरी में, तो उसने कुछ वोट वहां के भी लिए हैं, इसलिए वहां पर अगर कांग्रेस जीत रही है तो केवल ये वजह सीट है। नहीं तो कालका की सीट पे वो पिंजौर और कालका 2 शहर हैं, इकट्ठी एक में, वहां पर बीजेपी चली गई, जीत गई है। पंचकुला में रूरल भी है, रूरल स्लम एरिया है और सिटी है। सिटी से हमेशा बीजेपी जीतती रही है और बहुत कम मार्जिन है उनको अभी डिक्लेयर। ये पंचकुला की सीट पे हम चर्चा कर रहे थे पहले, तो हम मिले, अपने संवाददाता को भी लिया था लाइव, तो वहाँ पे जहाँ तक आप ठीक कह रहे हैं, शहरी इलाके में तो बीजेपी बढ़त बना ली थी, जैसे अभी तब स्लम और कुछ रूरल एरिया खुलना बाकी था, उसके बाद फिर वो बीजेपी पिछड़ते चली गई। ज्ञानचंद गुप्ता अभी भी बहुत कम है, अंतर अभी भी कम अंतर अभी भी कम। अब शायद मुझे लगता है चंद्रमोहन से जीत न रहे हो तो चंद्रमोहन नहीं, वो जो अभी हमारे पास आया था डाटा, कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है पंचकुला में, डिक्लेयर हो गया ना। हाँ,
अभी बात कर रहे थे, जैसे भी कुमारी शैलजा वाली बात पे आ जाते हैं, ये शहरी और ग्रामीण सीटों वाली बात पे आ जाते हैं। 90 में से 30 सीटें जो हैं हरियाणा में वो शहरी हैं, 60 सीटें जो हैं वो ग्रामीण सीटें। 1976 दिनेश जी जी, जी मैं 17 के 17 राउंड क्लियर हो गए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। चंद्रमोहन 1976 वोटों से आगे रहे हैं, मतलब कि वो जीत गए हैं चंद्रमोहन 1976 से। तो देखो कितना डिफरेंस, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये सीट पे नहीं तो ये कम से कम ज्ञानचंद गुप्ता की मानी जाती है कि बीजेपी की सीट थी, लेकिन वो हार रहे हैं अब तो। क्यों 17 के 17 काउंट हो गए, क्लियर हो गए हैं। तो ऐसे ही यमुनानगर सीट टोटल बीजेपी को चलेगी, पहले भी बीजेपी को जा रही है। उसके बाद चले जाओ थानेसर, सुभाष सुधा जीते रहे। इस बार क्योंकि सुभाष सुधा 2 बार से चल रहे हैं, मंत्री बन गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर बहुत कम मार्जिन है उन दोनों के बीच में, 100 करोड़ के। हो सकता है 100 करोड़ जीत गए हों, लेकिन बहुत कम मार्जिन है उनके बीच में। ऐसे आगे जब बढ़ जाओ, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, थानेसर से कांग्रेस जीत गई है, डिक्लेयर हो गया। तो बहुत कम अंतर से डिफरेंस रहा होगा सुभाष सुधा का, उनका भी 1000-2000 के जो बीच रहा होगा, ये डिफरेंस चल रहा है। फिर कैथल में पहली दफा, क्योंकि पहले भी सुरजेवाला जीते रहे हैं, पिछली दफा में बहुत कम मार्जिन से हारे थे। हालांकि कैथल सिटी के साथ गांव भी लगते हैं, लेकिन वहां पर लीलाराम गुर्जर पहले बनने गए थे बीजेपी के, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी, उनकी वीडियो भी वायरल हुई, इसलिए वो कांग्रेस को चली गई। वो भी ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं, 5-6 हज़ार या 7 हज़ार का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहतक से हमारे संवाददाता दीपक होकर। दीपक, सुन पा रहे हो आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी। तो दीपक, क्या स्थिति है रोहतक में? नहीं, वो रिकॉर्ड बताओ या सर वैसे बता दूं? नहीं, ये बताओ कि परिणाम कितने डिक्लेयर हुए हैं सर, या अभी ना सुनो, मतलब 3 जीत गए, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता। भूपेंद्र हुड्डा जीत गए हैं गढ़ी सांपला किलोई से, कलानौर से शकुंतला खटक और महम से बलराम डांगी, तीनों कांग्रेस के हैं। तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं रोहतक से। हाँ जी, जीत गई है। मतलब ये तो फिगर वो अभी मैच करके ही बता पाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद दीपक। और रोहतक का भी रहता है, मतलब रोहतक विधानसभा की, प्रॉपर रोहतक विधानसभा। धन्यवाद। देखो अंबाला कैंट की सीट अनिल विज की, जो कि वो मुझे लगता है जो अंतर उनका बन गया है, इस अंतर में अनिल विज वो अपना मेंटेन करके रखेंगे अंदर चित्रा सरवाला से। वो सीट बीजेपी को एक अंबाला जिले में मिल सकती है, अंबाला कैंट की आ जाती है। तो पंचकुला जिले में एक सीट कालका की, अंबाला जिले में अंबाला कैंट सीट, यमुनानगर जिले में रादौर और यमुनानगर सीट वो दोनों बीजेपी पे चल जाएंगी। कुरुक्षेत्र में एक सीट लाडवा वाली मुख्यमंत्री जिस पे लड़ रही हैं। और फिर उसके बाद गियर स्टार्ट होता है बीजेपी का, जैसे ही कुरुक्षेत्र से निकलते हैं, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, असंध, घरोंडा, पानीपत ग्रामीण, पानीपत रूरल, पान सिटी, इसराना, संभालका, फिर गन्नौर, ये जीटी रोड बेल्ट पे ऐसी गाड़ी चढ़ी, फिर वो बीजेपी, फिर उसके बाद फरीदाबाद में घुस गए, फिर बीजेपी, गुड़गांव में घुस गए, फिर बीजेपी, पलवल तक बीजेपी। ट्रेंड्स को देखते हुए क्या लग रहा है कि 45 सीट्स 45 के करीब बीजेपी लेगी या ज्यादा ले जाएगी? नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है बीजेपी, पूर्ण बहुमत। 48, 49 या 50 सीटों के आसपास वो रहने वाली है। अब तो क्योंकि कंसंट्रेट हो रहा है, ऑलमोस्ट आसपास ही रहने वाला है। वो 2-3 हैं जिनमें जो राउंड हैं, उतने जितने राउंड बच रहे हैं उतने में डिफरेंस है। एक सीट जैसे अटेली वाली है, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव। मजेदार बात है कि पूरा दक्षिण हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है, बल्ले क्लीन स्वीप, और उनकी खुद की बेटी पिछड़ रही है अभी, अपनी बेटी। हालांकि और पिछड़ किस रही है, बीएसपी और आईएनएलडी के कैंडिडेट से। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं वहां पीछे चलेगी। अनीता यादव को दिया था, वहां से बहुत पीछे वाले, वो सीपीएस रही हैं, 2 बार के एमएलए रही हैं। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है अंतिम जब मतगणना होगी, शायद अटेली से आरती राव भी जीत जाए, लेकिन ये राव इंद्रजीत के लिए बड़ा झटका होगा अगर ऐसा होता है। तो आरती राव नहीं जीतती हैं कि पूरे हरियाणा, दक्षिण हरियाणा से हिमाचल क्षेत्र से बीजेपी को थंब मेजोरिटी दिलवा के अपनी बेटी की अगर हार उनकी होगी, बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए बचा पाना। अभी 2 सीटों पे पहले जहां जो है कांग्रेस ने बढ़त बना ली, 48 सीटों के आसपास बीजेपी की है दिखाई जा रही है, जिसमें कुछ डिक्लेयर्ड सीट भी हैं, और 37 के आसपास कांग्रेस की है, 5 पे अन्य है। लेकिन कुल मिला के लग रहा है कि बीजेपी ही फुल मेजोरिटी के साथ अब बीजेपी की सरकार बन रही है, इसमें तो अब कोई कारण ही नहीं है। तो आपका क्या टेक है दिनेश गोयल जी? मेरा ओवरऑल ये लग रहा है भाई, एक तो वो जैसे दिमान साहब कह रहे हैं, या इससे पहले भी हमने चर्चा की भी, जो कांग्रेस की फुट है, जो फुट आई, चाहे ये हाई कमांड बनाकर रखता है, अपने आप जानबूझकर बना के रखता है, पर उसको ये सोचना पड़ेगा
भी कांग्रेस में धड़ेबाजी जो है इसको खत्म करना पड़ेगा, एकजुट कांग्रेस को होना पड़ेगा अगर सत्ता चाहिए। ये जो मेन कारण जो इस रिजल्ट से जो देखने को मिल रहा है, गुटबाजी का एक बड़ा नुकसान होता बड़ा है। नुकसान जो हुआ है, और जो कुमारी शैलजा का घर बैठना, उनका नाराज होना, सीटें उनको टिकटों के चक्कर में उनका रहना भी, हाँ जी मेरे नज़दीक थे या जिन लोगों को मैं चाहती थी उनको टिकटें नहीं दी गई। यहाँ तक कि कुमारी शैलजा भी इलेक्शन लड़ना चाहती थी, उन्होंने कई बार कह भी दिया भी मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहती थी, उनको भी इलेक्शन नहीं लड़वाया गया, उनको दूर रखा गया। नाराजगी शुरू से ही, मतलब कि ये धड़ेबाजी का जो दूसरा पक्ष है उसको भी सोचना पड़ेगा कि हमें नाराज नहीं करना है, सारे अपने नेताओं को साथ लेके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब कांग्रेस को इस जो रिजल्ट है ना, क्योंकि इस पे बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ हरियाणा का रिजल्ट नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। ये एक ऐसा रिजल्ट है, ये देश की राजनीति के लिए एक मिसाल जो है कायम होगी। क्योंकि सर देखिए आप, लगातार 2 बारी बीजेपी जीती है, पहली बारी 47, फिर 40, अब 47 से भी ऊपर चली गई। मैं तीसरी बार बीजेपी लगातार जीत रही है और 47 से ज्यादा सीटें ले रही है। तो ये एक नया ट्रेंड जो है सेटअप हुआ है पूरे देश में। इस तरह का कभी ट्रेंड आया ही नहीं, ये पहला ट्रेंड है जो देखने को मिला है। डॉक्टर धीमान जी, ये क्या जो कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ये ट्रेंड जो है वो दिनेश जी जो कह रहे हैं इनफाइटिंग तो है ही। इसमें बीजेपी की अपनी रणनीति तो है ही, लेकिन कांग्रेस को या किसी और अन्य दल को, जेजेपी को, आम आदमी पार्टी वालों को भी, आईएनएलडी वालों को भी सीखना चाहिए कि 3 तरीके की रणनीति चुनाव में, जैसे युद्ध है, चुनाव को युद्ध माना जाता है, उसमें घेराबंदी होती है। उसमें किस तरीके की रणनीति बनाई जाती है। एक अपना प्रचार करना, एक दूसरे की खामियों का प्रचार करना साथ में बगल में, और तीसरा काउंटर अटैक करवाना विपक्ष को। कांग्रेस से अनुसूचित जाति का मुद्दा ऐसा छीना बीजेपी ने, इतना प्रचार किया कि आज वो सत्ता में आ रही है, वो अपने इस मकसद में सफल रही। दूसरा, जो कांग्रेस का संगठन ना होना, कुछ समय के बाद देखना भी 1-2 दिन के बाद ये कहना शुरू कर देंगे सब कांग्रेस के नेता, जैसे शैलजा का तो आ ही गया बयान कि हमारा तो संगठन नहीं था। भाई संगठन लोगों ने रोका बनाने के लिए, किसने रोका आपको? ये तो मुझे याद है जब अशोक तंवर अध्यक्ष थे तो वो खुद ही कहा करते थे हमारा संगठन ही बन रहा पा। तो संगठन नहीं बनाना। और बीजेपी का सबसे बड़ा प्रचार क्या था कि जिस पार्टी के पास संगठन ही नहीं है, जिस पार्टी में कांग्रेस के नेता ही हराने वाले हों, तो कांग्रेस कैसी सरकार बना लेगी? चुनाव कांग्रेस तो लड़ती ही नहीं थी। अब जिसकी मैं बात कर रहा था, जो एरोगेंसी में थे, जो कॉन्फिडेंस में थे, बलवान सिंह दौलतपुरिया फतेहाबाद से, वो बात ही नहीं करता था। उसको सोचता कि मैं पता नहीं क्या बनकर जीत ही गया हूँ। दूड़ाराम बीजेपी से हैं, अब वो मुझे लगता है लगभग जीतने वाले हैं। ये बड़खल और बल्लभगढ़ से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। हाँ, ये बड़खल की भी कमाल की बात है। वहां से सीमा त्रिखा मंत्री थी, 2 बार की एमएलए थी, 2 बार पहले सीपीएस रही थी, बीजेपी ने टिकट काट दी, दिनेश अदलखा को दे दी। बड़खल सीट क्या है? बड़खल सीट पंजाबी सीट है फरीदाबाद में। जब इसका परिसीमन हुआ तो नाम इसका बड़खल आ गया, पहले इसका दूसरा नाम था। और वहाँ से जो चौधरी थे, कांग्रेस के नेता रहे हैं, काफ़ी बड़े नेता रहे हैं, वो एसी चौधरी, वो एमएलए बनते रहे, मंत्री बनते रहे। अब वहाँ से महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप को 2019 में टिकट दी, अब फिर टिकट दी। वो गुज्जर समुदाय से हैं। यहाँ से दिनेश का पंजाबी, सीमंत्री के पंजाबी, इसलिए वो बड़खल से सीट जीतनी थी। हांसी सीट भी जीत ली है बीजेपी। हांसी तो काफ़ी बड़ा मार्जिन है हांसी का। मक्कड़ को टिकट दी कांग्रेस ने। वो जो पहले वाले मक्कड़ एमएलए होते थे, वो उनके पोते हैं या बेटे हैं, उनको टिकट दी। विनोद बिहाना को तीसरी दफा वहाँ पर, विनोद बिहाना नहीं था ना, काम कर रखा था वहाँ पर अपने, तो इसलिए वो हांसी से भी उठ गए। केवल नारनौंद जो है, हांसी भी सीट है, पंजाबी सीट है। बेशक उसने पंजाबी को दी है कांग्रेस ने, लेकिन वो विनोद बिहाना के मुकाबले कमजोर कैंडिडेट था। हालांकि वो अच्छा कैंडिडेट था, हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत टिकट दी है, लेकिन बीजेपी का जो प्रो बीजेपी एक माहौल है प्रदेश में थे, उसको बेनिफिट मिला वहां से। हिसार से इंडिपेंडेंट आगे, हिसार से इंडिपेंडेंट एक रणनीति के तहत बीजेपी ने खड़ा किया सावित्री जिंदल को, क्योंकि कमल गुप्ता के खिलाफ इतना माहौल था। लेकिन वो आरएसएस के आदमी, आरएसएस उनकी तो सावित्री जिंदल तो जीत के बाद बीजेपी के साथ ही जाएंगे। अब तो जो निर्दलीय हैं भी, सरकार बहुमत से बीजेपी की चल रही है, तो निर्दलियों का ये है कि जब सरकार अल्पमत में होती है तो उनको ब्लैकमेल करते हैं, और जब सरकार सत्ता में होती है, पूर्ण बहुमत से होती है, तो उनके साथ लगे रहते हैं।
INLD इंडिपेंडेंट जो एमएलए वो तो नेचुरली उसके साथ तीन हैं, वो तीनों के तीन चले जाएंगे उनके साथ, बीजेपी के साथ। हम अब बात चौथा विषय जो है, हाँ जी बताइए। INLD का बड़ा सेटबैक अभय चौटाला का हारना, बीजेपी का सेटबैक कैप्टन अभिमन्यु ओम प्रकाश धनखड़ का हारना, वो भी जाट समुदाय से हैं दोनों। ये बीजेपी की सरकार आ रही है, कैप्टन अभिमन्यु भी दूसरी दफा हार रहे हैं और धनखड़ भी दूसरी दफा हार रहे हैं। ये कितनी कमाल की बात है। इसके विपरीत जो गन्नौर से इंडिपेंडेंट लड़ा है वो बीजेपी का टिकट मांग रहा था, बीजेपी की टिकट नहीं मिली, वहां से दूसरे बंदे को टिकट दे दी, अल्टीमेटली वो इंडिपेंडेंट जीत गया। इंडिपेंडेंट जीत और जो कांग्रेस के थे कुलदीप शर्मा स्पीकर रहे हैं हरियाणा विधानसभा के, वो पिछली दफा भी हार गए थे, इस बार भी हार गए। तो ये जो ट्रेंड जो इस प्रकार का आ रहा है, धनाढ्य जो पुराने धना सेठ जो चल रहे हैं, एक प्रकार से लोग इनसे भी खपा हैं, इनको भी ज्यादा वोट नहीं देना चाहते। सावित्री जिंदल ने एक रणनीति के तहत बीजेपी ने उनको खड़ा किया, लेकिन सावित्री जिंदल अपना भी इतनी सौम्य उम्मीदवार हैं कि लोग उनको पसंद करते हैं। कांग्रेस में थे, कांग्रेस से जीते, बीजेपी में नहीं, उनको टिकट नहीं, कमल गुप्ता की टिकट आरएस की वजह से नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको टिकट तो देनी पड़ी, लेकिन सावित्री जिंदल खड़ी हो गई। अब हम जल्दी से अपने श्रोताओं को बता दें कि आदमपुर से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, बरवाला और नलवा, बादड़ा, दादरी, भिवानी, तोशाम, इन सीटों पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, जबकि नारनौंद और लोहारू में कांग्रेस आगे चल रही है। और साथ साथ हमने आपको परिणाम बताए। हरियाणा का ये चुनाव परिणाम सच में दिलचस्प है। ऐसा लग रहा है जो अब तक के परिणाम मिले हैं, जो रुझान मिले हैं, कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 45 से अधिक सीटें हासिल कर सकती है और एक बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनने जा रही है। हमारा ये कार्यक्रम जनादेश हरियाणा आपको लगातार जानकारी देता रहा चुनाव रुझानों की और अब तक मिले परिणामों की। आपने अब तक जो जितनी भी जानकारी आकाशवाणी चंडीगढ़ से ली, ये निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध जानकारी पर आधारित थी। उम्मीद है कि आपने जनादेश हरियाणा कार्यक्रम को ध्यान से सुना और इससे पूरी तरह संतुष्ट हुए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।